राजस्थान की, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। इसके जरिए भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास करेगी। अब क्षेत्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं और भजनलाल सरकार में फिलहाल सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम को मिलाकर कुल 24 मंत्री है। अब कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में 6 मंत्रियों की जगह खाली है। सियासी समीकरणों के हिसाब से विस्तार में 3 मंत्री बनाकर 3 जगह खाली रखी जा सकती है। भले ही सीएमओ की तरफ से सोमवार को हुई सीएम भजनलाल शर्मा की राज्यपाल से मुलाकात को शिष्टाचार के नाते हुई भेंट बताया गया, लेकिन जहां तक नए बनने वाले मंत्रियों के नामों और जातीय, राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों का सवाल है, कुछ बड़े नाम सामने भी आने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भजनलाल सरकार में 3 से 4 नए मंत्री बनाकर एक राज्य मंत्री के कद को बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखिए, राज्यपाल से सीएम की इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में फेरबदल या बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों से जोड़कर देखा गया है। हालांकि राजभवन और सीएमओ ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। सीएम और राज्यपाल के बीच शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है। भजनलाल सरकार में 16 जिलों से कोई मंत्री नहीं बनाए। इनमें 75 सीटों में से बीजेपी के पास केवल 36 सीटें। भजनलाल सरकार में अभी 17 जिलों से सीएम को मिलाकर 24 मंत्री है और अब भी 16 जिले ऐसे हैं जहां से कोई मंत्री नहीं है। जिन 16 जिलों से कोई मंत्री नहीं बना, उनमें कुल 75 सीटें आती है। इनमें से 36 सीटें बीजेपी ने जीती है और इसकी वजह से अलग अलग इलाकों में नाराजगी के सुर जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। चाहे बारां हो, झालावाड़ हो, बूंदी हो, धौलपुर हो, हनुमानगढ़ हो, झुंझुनू हो, चुरू हो, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, दौसा, जैसलमेर, जालोर, श्रीगंगानगर जिलों से कोई मंत्री अभी नहीं है। हालांकि बूंदी और धौलपुर से बीजेपी से कोई विधायक जीतकर नहीं आया। अकेले जयपुर जिले से सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम और 1 कैबिनेट मंत्री है, जबकि भीलवाड़ा, राजसमंद जैसे बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले जिलों में कोई मंत्री नहीं है। अब एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कौन कौन बन सकते हैं मंत्री। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार में 3 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। 3 मंत्री पद बाद के लिए खाली रखे जा सकते हैं। तीनों पदों के लिए 7 नाम चल रहे हैं। इनमें तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, सादुल शहर विधायक गुरवीर बराड़ और बहरोड विधायक जसवंत यादव और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपालिनी का नाम चल रहा है। अब बता दें कि भजनलाल सरकार में पहले सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भी मंत्री बनाया गया था। वह तब श्रीकरणपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर कुन्नर से चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बाबा बालकनाथ को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, इसकी भी कहीं ना कहीं खबरें आ रही है। राजस्थान में बड़ा वोट बैंक रखने वाले यादव समाज को जगह देने के लिए बाबा बालकनाथ या राजेंद्र यादव में से किसी एक को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अलवर के सांसद रह चुके बाबा बालकनाथ को इस बार पार्टी ने तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़वाया था। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता होने के चलते उनका नाम सीएम की रेस में भी खूब उछला था, लेकिन अब सीएम, डेप्यूटी सीएम और कैबिनेट में जगह उनको नहीं मिली। तो अब लोकसभा चुनावों में हिंदुत्व वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें यादव समाज के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल करने की भूमिका काफी ज्यादा संभावना है। तो वहीं अगर हम बात करें मालवीय की, जिन्होंने अभी अभी बीजेपी में एंट्री ली है, समीकरण साधने की कोशिश वागड़ के 3 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। इनमें बीजेपी ने केवल 3 सीटें ही जीती है। भारतीय आदिवासी पार्टी के बढ़ते दबदबे को देखते हुए यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती है। अब प्रतापगढ़ से हिम्मत मीणा को मंत्री बनाया, लेकिन इसका बांसवाड़ा और डूंगरपुर पर कोई असर नहीं होता। अब ऐसे में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 1 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। हालांकि
बीजेपी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल कर इस इलाके के सियासी समीकरण को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। मालवीय को बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और क्षेत्रीय जातीय संतुलन बनाना जरूरी है। जिस इलाके से मंत्री बनते हैं वहां सियासी रूप से पार्टी को फायदा होता है। लोकसभा चुनावों की ताजा चुनौती से पार पाने के लिए कमजोर इलाकों को साधने की रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब देखिए, क्षेत्रों से मंत्री नहीं है, उन्हें मौका देकर समीकरण पक्ष में लिए जाने का प्रयास हो सकता है। लेकिन एक बार हम आपको बताते हैं इस सूची में कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं। ये देखिए, आपके सामने अभी लिस्ट आएगी कि कौन कौन से मंत्री पद के दावेदार है। जसवंत यादव है, बाबा बालकनाथ है, गुरवीर बराड़ है, दीप्ति माहेश्वरी है, प्रताप सिंह, इसमें देखिए नाम शामिल है इनका, कालीचरण सराफ, इनका नाम इसमें शामिल है। और देखिए, ये तमाम वो नाम है जो लगातार अभी इस रेस में चल रही है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लाल सिंह फौजदार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे कि इन नामों को लेकर कितनी श्योरिटी यहाँ पर बन सकती है। लेकिन उससे पहले लाल सिंह, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि इससे पहले जो हमने खबर अपने दर्शकों को बताई कि कैसे पीएम मोदी पर लगातार विपक्ष जो है ये पलटवार करता है, और अभी हाल ही में देखा गया लालू यादव ने जब संबोधन करते हुए कहा कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है, वो हिंदू नहीं है, तमाम ऐसी बहुत सी टिप्पणी विपक्ष देता है। पहली बात तो कितना सही है ये, और दूसरी बात ये कि विपक्ष खुद ही चुनावी मुद्दे बीजेपी के लिए बना देता है, जो कहीं ना कहीं बहुत श्योरिटी के साथ बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होती है। देखिए सोनल, सियासत में कहावत आती है कि आपके समर्थक हो सकता है दिन में आपका एक बार नाम लेंगे, लेकिन विरोधी आपका जिक्र 4 बार करेगा, और वही आपकी लोकप्रियता में बड़ा इजाफा करते हैं। आज इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मोदी इतने बड़े कद्दावर जो नेता बने हैं, इतना बड़ा कद उनका हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का भी पूरा योगदान है। आप देखिए, मैं आपको गुजरात के जब सीएम है उससे मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जब उनको मौत का सौदागर कहा गया था सोनल, वहाँ से शुरुआत होती है कि मोदी कैसे विपक्ष के हमले को, विपक्ष की गाली को खुद का गहना बना लेते हैं और उसी को किस तरह काउंटर करते हैं। इस तरह की राजनीति लगातार आपको देखने को मिली है। ये एक रणनीति का बड़ा हिस्सा है। आप देखिए, उस चुनाव के तमाम सर्वे इशारा कर रहे थे सोनल कि बीजेपी कहीं ना कहीं गुजरात में वो चुनाव लूज कर रही है, यानी कि बीजेपी चुनाव हार सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी सभा, ऐसा कहते हैं करीब 2 से 2.5 लाख की मौजूदगी में सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम जो मोदी हैं ये मौत के सौदागर हैं। आप देखिए, इस वाक्य को, इस आरोप को उन्होंने इस तरह भुनाया कि पूरी तरह से गुजरात की अस्मिता से जोड़ते हुए उस चुनाव को पूरी तरह से बदल दिया। अब आप 2 लोकसभा चुनाव देख लीजिए सोनल, आप देखिए उनकी जो भाषण की स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष तैयार कर देता है। देखिए, पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूं, तो उनके विपक्ष ने कहा कि चौकीदार चोर है। आप देखिए उसको किस तरह उन्होंने बनाया, मैं भी चौकीदार हूँ, तगड़ा नारा लगा और ये उल्टा काउंटर हो गया। अब एक बार फिर परिवारवाद की बात कही है कि मोदी का परिवार नहीं है। आप देखिए, इसको भावनात्मक रस में देखना होगा सोनल कि जिस पीएम ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, वो पूरे देश को बार बार कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है, करोड़ों भारतीय मेरा परिवार है। अब उनको ये कहना है कि उनका कोई परिवार नहीं है, इसको किस तरह आप देखिए हर जगह आपको सुनने वाला है मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। तो यानी कि इस बार जो लोकसभा में उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी और हर चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसा मुद्दा उनको देता है सोनल कि वो पूरी तरह से जनता से कनेक्ट करता है और उसका उल्टा नुकसान विपक्ष को भुगतना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। और इस बार भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर आपको दिख रही है कि उनके हमले को पीएम मोदी ने रणनीतिक तरीके से उन पर ही काउंटर वार के रूप में उपयोग कर दिया है। जी सर, ठीक है लाल सिंह, क्योंकि देखिए बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, ऐसे तमाम कुछ मुद्दे जो है चुनावी मुद्दे हैं वो विपक्ष खुद ही तैयार कर देता है बीजेपी के लिए। तो बहुत आसानी होती है बीजेपी के लिए, चाहे वो राहुल गांधी ने कहा हो चौकीदार को लेके, चाहे वो अब लालू यादव ने कहा हो कि परिवारवाद को लेकर आप हिंदू नहीं है, और इससे पहले जो हमने तमाम यहाँ पे बयान दिखाए। अगर हम यह बात राजस्थान की करें तो अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल जो विस्तार है कभी भी हो सकता है। कुछ नाम जो लिस्ट में आगे चल रहे हैं उन नामों को लेकर कितनी श्योरिटी है लाल सिंह, क्योंकि 24 यहाँ पर अभी लोग हैं, 30 जो है कोटा के हिसाब से 30 लोग इसमें रह सकते हैं।
आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर दावेदारी यहाँ पर चली जाएगी? देखिए बिल्कुल सोनल, ये चर्चा सियासी गलियारों में बड़ी तेजी से है कि क्या भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। इसके पीछे वजह अभी हाल ही में राज्यपाल से उनकी मुलाकात को बताया जा रहा है। हालांकि राजभवन से इसको एक औपचारिक मुलाकात बताया गया, लेकिन इन समय इस मुलाकात को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा सकता है। अब ये सही है, चूंकि 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं सीएम सहित। अभी हमारे पास 24 मंत्री हैं भजनलाल सरकार में, ऐसे में 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके पीछे चर्चा क्यों हो रही है, क्यों सियासी गलियारों में अंदाज लगाया जा रहा है या तेजी से चर्चा है? चूंकि कुछ कारण है। एक तो जैसे आपने जिक्र किया 16 जिले अभी ऐसे हैं जहां पर कोई मंत्री नहीं है जी। एक वजह। दूसरी वजह यादव समाज, जिसका एक बड़ा तबका है यादव समाज, बड़ा प्रभाव है उसका राजनीति में, वहां से कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में दोनों आधारों को देखते हुए कि 16 जिले जहां आपका कोई मंत्री नहीं है, यादव समाज जहां आपका कोई मंत्री नहीं है, ऐसे में क्या इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा तेजी से है। अब आपने कहा नाम का हम जरा जिक्र कर लेते हैं जी। देखिए, हालांकि कुछ नाम है, अगर यादव समाज की बात आती है कि यादव समाज को मंत्रिमंडल विस्तार में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो बाबा बालकनाथ एक बड़ा नाम बनकर सामने आते हैं। दूसरे जसवंत यादव का नाम सामने आता है। दोनों में से एक को मंत्री बनाया जाना लगभग तय होगा अगर यादव समाज में से लिया जाएगा तो। बाबा बालकनाथ को लेकर इसलिए ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है सोनल, क्योंकि वो एक यादव समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही सनातन धर्म के प्रतीक उनको माना जाता है, वो भगवा वो पहनते हैं। इस पर आपने देखा होगा, आप भी उस कवरेज पर गए, तिजारा गए थे, तो वहाँ बाबा बालकनाथ का किस तरह क्रेज है। सांसद थे अलवर से, लेकिन उनको पार्टी ने एमएलए का चुनाव लड़ा और जीत कर आए। ऐसे में बाबा बालकनाथ एक बड़ा नाम हो सकते हैं। जसवंत यादव, अगर उनको किन्हीं कारणों से नहीं बनाया जाता तो जसवंत यादव का नाम आ सकता है। बाकी के हम बात करें, अगर वरिष्ठ नेता जिनको लेकर लगातार इस तरह की चर्चा थी कि किसी नेता विशेष के साथ होने का उनको नुकसान उठाना पड़ा, कालीचरण सर्राफ की बात कर सकते हैं, श्रीचंद कृपलानी की बात कर सकते हैं, प्रताप सिंह सिंघवी की बात कर सकते हैं, छबड़ा से आते हैं, 8वीं बार विधायक बने हैं। कालीचरण सर्राफ 7वीं बार विधायक बने, वरिष्ठ नेता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनल ये कहा गया कि वो वसुंधरा राजे खेमे से आते हैं, इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अब पार्टी ये भी मैसेज देना चाहेगी कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, और कहीं ना कहीं विधानसभा में देखने को भी मिला है कि अनुभव की कमी का खामियाजा अभी भी पार्टी को, यानी कि भाजपा सरकार को उठाना पड़ रहा है। कई बार हम विधानसभा में जब डिबेट होती है उस दौरान देखने को मिलता है, बहस होती है, देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी अनुभव नहीं होने के कारण कमज़ोर अपने आप को पाती है। तो ऐसे में पार्टी चाहेगी, सरकार चाहेगी कि अनुभवी नेताओं को जगह मिले। अगर अनुभवी नेताओं को जगह दी जाएगी तो 3 नाम पर गौर किया जा सकता है। इसमें श्रीचंद कृपलानी हो सकते हैं, कालीचरण सर्राफ हो सकते हैं, प्रताप सिंह सिंह भी हो सकते हैं जो हाड़ौती से आते हैं जी। इसके साथ ही चूंकि केवल एक, अगर हम डिप्टी सीएम को और शामिल कर लें तो 2 महिलाओं को ही मौका दिया गया है, मंजू मेघवाल और आपके दिया कुमारी। तो क्या पार्टी एक महिला को और मौका देगी? और अगर महिला को मंत्री बनाया जाएगा तो दीप्ति महेश्वरी एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। ऐसे पहले भी चर्चा इस तरह की लगाई जा रही थी कि दीप्ति महेश्वरी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि जैसे कि बाबा बालकनाथ की हमने यहाँ पे बात करी, फायर ब्रांड नेता है और हमने देखा किस तरह क्रेज भी है जब हम तिजारा गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो नाम है वो सीएम की रेस में भी दौड़ा था और लोगों को ऐसा माना भी जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं श्योरिटी इस बात की लग रही है कि बाबा बालकनाथ को कहीं ना कहीं कोई पद तो मिलेगा, इस बात की थोड़ी सी एक श्योरिटी मिल रही है। देखिए सोनल, इसको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्योरिटी तो किसी चीज़ की है नहीं। इस समय जो मोदी युग है भाजपा में, आप किसी भी बात को दावे के साथ नहीं कह सकते। आप देखिए लगातार आप और हम चर्चा करते थे जब सीएम का चयन हो रहा था तो कितने नामों का जिक्र हुआ, 115 में से कितने नामों का जिक्र हुआ। तमाम जो मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सभी ने हर रोज नाम दिए, संभावित नामों की लंबी सूची लिस्ट आई। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ में यही देखने को मिला, मध्य प्रदेश में यही देखने को मिला, लेकिन कोई भी सियासी पंडित उन नामों तक नहीं पहुंच पाया सोनल जो हम तीनों राज्यों के सीएम के रूप में देखते हैं जी। तो ये कोई भी तथ्य हम दावे के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोदी युग की बीजेपी है। यहाँ हमारे और आपके लिए फैसले चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि पार्टी चिंतन करती है, मंथन करती है, मोदी सरकार चिंतन करती है, मंथन करती है, तब जाकर एक नाम सामने आता है। लेकिन वो आम जनता के लिए और हमारे लिए चौंकाने वाला नाम हो सकता है। हाँ, फिर भी संभावना इस वजह से और बनी थी, अभी जब आप तमाम क्लस्टर प्रभारी बनाए गए थे तब झुंझुनू से इनका नाम आया था बाबा बालकनाथ का, और एकमात्र विधायक थे जी जिनका नाम आया था। बाकी सब जगह
मंत्रियों को लिया गया था, तब भी एक संभावना बनी थी क्या बाबा बालकनाथ को मंत्री बनाया जा सकता है। हाँ, सियासी गलियारों में इन दिनों ये चर्चा तेजी से है कि अगर यादव समाज से कोई जगह मिलती है तो बाबा बालकनाथ को मिलेगी, क्योंकि एक संभावना और कम हो गई है। वहाँ जसवंत यादव का नाम इसलिए भी लिया जा रहा था क्योंकि अगर भूपेंद्र यादव को टिकट नहीं मिलती तो हो सकता है जसवंत यादव को एमपी में चुनाव लड़ाया जा सकता होगा। था। लाल सिंह, आगे जब पूरी लिस्ट आती है उसमें साफ तौर पे पता चलेगा। अगर यहाँ पे हम महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस से निकलकर वो बीजेपी में आए, कद्दावर नेता है, स्ट्रॉन्ग नेता है, बागर क्षेत्र के स्ट्रॉन्ग चेहरे हैं, उनको लेकर बीजेपी ने दाव चला अपनी पार्टी में, तो वो आ गए बीजेपी की पार्टी में। इससे कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है? क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर राजस्थान की राजनीति चलती है, हम सब जानते हैं, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय से कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है? देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा करती है कि हम जाति से इतर राजनीति करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जो जाति को इग्नोर करके राजनीति करती हो। जाति आज भी एक बड़ा आधार है। आपने महेंद्र सिंह मालवीय का जिक्र किया है, सोनल, मैं लगातार कह रहा हूँ कि आदिवासी इलाका जो बेल्ट है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन रही है। बीएपी पार्टी का बढ़ता जनाधार और खासकर जो आदिवासी युवा है वो अपने आप को जोड़ रहा है। इस समय जो तमाम कॉलेज के चुनाव हुए उस समय एनएसयूआई और विद्यार्थी परिषद दोनों को क्रॉस करते हुए वहाँ आदिवासी जो छात्र विंग बनाई गई है उसने बाजी मारी। तो यानी कि आदिवासी युवाओं का बढ़ता हुआ बीएपी के प्रति रुझान दोनों ही पार्टियों के लिए चिंताजनक है। ऐसे में बीजेपी ने एक कदम बढ़ते हुए वहाँ के कद्दावर नेता महेंद्र सिंह मालवीय को अपने पाले में लिया है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, पार्टी का वहाँ जनाधार बढ़ेगा। एक बड़े नेता हैं वो, उनकी पकड़ है आदिवासी इलाके में। और आप जब से महेंद्र सिंह मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन की है तब से लगातार उस इलाके में एक के बाद एक झटके कांग्रेस को झेलने पड़ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे स्थानीय स्तर पर। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि महेंद्र सिंह का जो प्रभाव है, मालवीय का जो प्रभाव है, उसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। और जैसा कि सोनल में लगातार कह रहा हूँ, इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। अभी हम विधानसभा के चुनाव देखें तो देखिए, चाहे प्रत्याशी कांग्रेस का जीता हो चाहे भाजपा का जीता हो, लेकिन बीएपी पार्टी हर जगह करीब करीब दूसरे स्थान पर रही है। तो ये बताता है कि बीएपी का जनाधार कितना तेजी से इस इलाके में बढ़ रहा है। ऐसे में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये जो बेल्ट है, आदिवासी जो बेल्ट है, यहाँ आदिवासियों का रुझान बीएपी के प्रति बढ़ना दोनों ही पार्टी के लिए चिंताजनक है। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को कोई ना कोई रणनीति अपनानी थी। बीजेपी ने इसको ध्यान में रखते हुए महेंद्र सिंह मालवीय को न केवल अपनी पार्टी में शामिल किया बल्कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से प्रत्याशी बनाकर भी एक और दाव चल दिया है। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर लाल सिंह ये है कि जैसे हमने देखा कि जब लिस्ट आई पहली बीजेपी की तो राजस्थान में कुछ अलग अलग नए चेहरे भी दिखे। उसमें से ज्योति मिर्धा का नाम आ रहा था जो नागौर सीट से है, लेकिन हमने देखा उससे पहले हनुमान बेनीवाल उस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ज्योति मिर्धा ही क्यों, मतलब किस आधार पर उनको इस सीट पर ये नाम उनका दिया गया? देखिए, नागौर सीट की हम बात करें तो 2014 का चुनाव होता है तो पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है बीजेपी और जीतती है चुनाव। लेकिन 2019 में ये चुनाव गठबंधन से लड़ा जाता है और हनुमान बेनीवाल को वहाँ मौका दिया जाता है। उस वक्त लगातार चर्चा हुई थी सोनल, क्योंकि मैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद थे जिस वक्त हनुमान बेनीवाल की एंट्री कराई गई थी। उसी वक्त लगभग तय हुआ था कि नागौर से उनको चुनाव में उतारा जाएगा और नागौर से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत गए। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान कुछ बातें आपस में नहीं बन पाई और हनुमान बेनीवाल ने अपनी राह अलग अपना ली। लेकिन ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल के काउंटर में ही पार्टी में शामिल किया गया था। ये तय कर लिया था पार्टी ने कि इस बार पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, आरएलपी या अन्य किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी नागौर में। आप देखिए, ज्योति मिर्धा इस लिहाज से मजबूत नेता है क्योंकि जब वो चुनाव लड़ी थी पिछली बार कांग्रेस से तो उस वक्त कम से कम 50% से अधिक मत उनको मिले थे जबकि वो कांग्रेस से लड़ी थी। अब देखिए, ऐसे में हालांकि ये भी चर्चा चल रही है सोनल, मैं आपको बता दूं कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है नागौर सीट पर। उसको लेकर भी सियासी पंडित अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो अंदरूनी जो थिंक टैंक है वो ये मानता है कि हनुमान बेनीवाल से अगर कांग्रेस का गठबंधन होता है तो उसका फायदा होने के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर, ये दोनों पार्टियों का आंतरिक मामला, लेकिन सवाल ज्योति मिर्धा का है तो ज्योति मिर्धा वहाँ न केवल उस परिवार से ताल्लुक़ रखती है जो राजस्थान नहीं बल्कि देश में एक बड़े सियासी घराने के रूप में जाना जाता है, जिसके पूर्वजों ने एक बड़ी छाप राजनीति पर छोड़ी है। उनके तमाम, जैसे मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं और उस जिक्र को दोबारा करना भी लाजमी होगा, ज्योति मिर्धा उस परिवार की विरासत का संरक्षण कर रही हैं, उस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं सोनल। जब 77 की लहर में
कांग्रेस अधिकतर सीटों पर चुनाव हार रही थी, जनता पार्टी की लहर थी। उत्तर भारत में केवल 2 सीट आई थी कांग्रेस की, उनमें से 1 सीट नागौर से थी और नागौर से सीट जीतने वाला इसी ज्योति मृदा का परिवार ठीक था। है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक पकड़ उनकी कितनी है, पहुंच उसकी कितनी है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है लाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देने को और अच्छे से उस चीज़ को समझाने को, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार है, कयास लगाई जा रही है कि 2-3 दिन में आ सकते हैं नाम, उनको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी